नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर्स की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज हम चला रहे हैं, उसका जो भाग 14 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आज की सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक देखना होता है तथा लास्ट में अपना अपना स्कोर बताना होता है कि आपका कितना सही हुआ है इस प्रैक्टिस सेट में। तो वीडियो को एकदम ध्यान से ईमानदारी पूर्वक लास्ट तक देखते रहिएगा और लास्ट में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन 25 प्रश्नों में से जीके जीएस और करंट अफेयर्स के आपके कितने सही हो पाए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हमेशा की तरह स्टार्टिंग के 4 से लेकर 5 प्रश्न आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स के। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष व महिला एकल वर्ग के विजेता आपको बताने हैं कौन है। तो काफ़ी यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपका जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती हैं उनसे प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे आते हैं। तो इस वर्ष की जो पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता हुई थी इसका नाम था ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग में जीता राफेल नडाल ने और महिला वर्ग में जीता आपके किसने? तो एशले बार्टी ने। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, एशले बार्टी और राफेल नडाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष वर्ग में आपका राफेल नडाल हो जाएगा और राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी कहाँ के? तो स्पेन के खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। और एशले बार्टी कहाँ की हैं? तो एशले बार्टी आपकी ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। तो ये दोनों ने जीता पुरुष वर्ग और महिला वर्ग का एकल वर्ग का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन का। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और किस देश को पराजित कर भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने हाल ही में विश्व कप जीता है? यानी कि अंडर 19 जो हाल ही में विश्व कप आयोजित किया गया था, इसको भारत ने किस देश को हराकर जीता फाइनल में? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर अंडर 19 विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही है। इंग्लैंड को फाइनल में भारत ने हराकर अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का जो खिताब है अपने नाम कर लिया था। तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो भारतीय टीम के कप्तान थे इसमें यश ढूल। कौन थे? तो यश ढूल जो थे ये भारतीय टीम के कप्तान थे इसमें। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तथा यह 5वीं बार था, यानी कि 5वीं बार 5वीं बार भारत ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का जो जो खिताब है अपने नाम कर लिया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, 5 बार। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है फैक्ट कि भारत ने अभी तक अंडर 19 क्रिकेट जो विश्व कप है कितनी बार जीता है? तो टोटल 5 बार हो गया भारत के द्वारा अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। पहली बार जीता था भारत ने 2000 में, फिर 2008 में, फिर 2012 में, फिर 2018 में और फिर इसके बाद 2022 में। तो ये 5 खिताब हैं जो भारत ने अपने नाम कर लिए हैं अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। गणतंत्र दिवस 2022 में उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय आपसे पूछा गया है, क्या था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो झांकी का विषय क्या था उत्तर प्रदेश के? तो काशी विश्वनाथ धाम दिखाई गई थी इस वर्ष 2022 की झांकी में। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, काशी विश्वनाथ धाम, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में सर्वाधिक भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वाधिक भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का जो पुरस्कार है इस वर्ष दिया गया है कोल इंडिया को। तो आप इसे याद रखिएगा, कोल इंडिया के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो प्रमोद अग्रवाल जो है कोल इंडिया के अध्यक्ष हैं। तथा कोल इंडिया को जो है सर्वाधिक भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो आपका सिविल सर्विसेज डे होता है, जो नागरिक सेवाएं दिवस होता है, यह कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपका सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, सिविल सर्विसेज डे आपका मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल का जो दिन होता है भारत में मनाया जाता है सिविल सर्विसेज डे के रूप में। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा।
सार्क जो है भारत के द्वारा जो है सार्क शिखर सम्मेलन का पहली बार जो है मतलब यहाँ पे पूछा क्या गया कि जो पहली बार सार्क शिखर सम्मेलन था भारत में किस वर्ष में आयोजित किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ पे सार्क का पूरा नाम होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो सार्क की स्थापना आपकी हुई थी 1985 में तथा 1985 में इसकी स्थापना हुई थी तथा इसके अगले ही वर्ष 1986 में इसका जो सम्मेलन था दिल्ली में आयोजित कर दिया गया था। तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1986 में जो सार्क शिखर सम्मेलन था पहली बार भारत में आयोजित किया गया था। भारत में कहा तो नई दिल्ली में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे सार्क के बारे में कुछ डिटेल मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 मेंबर्स इसमें होते हैं। सार्क में 8 मेंबर कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। टोटल 8 देश इसके मेंबर हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद ये ध्यान दीजिएगा जो म्यांमार है हमारा पड़ोसी या सार्क का मेंबर नहीं है। बहुत बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में म्यांमार दे देता है। तो बहुत लोग याद रखें कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं वे सार्क के मेंबर, लेकिन नहीं, म्यांमार जो आपका है यह सार्क का मेंबर नहीं है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। बाकी जितने भी हमारे पड़ोसी हैं जैसे अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सभी आपके सार्क के मेंबर है। तथा ये नीचे जो 9 कंट्री दिए गए ऑब्जर्वर की लिस्ट में आते हैं सार्क में। तो इसे भी आप, इसके इतनी जरूरी नहीं है, इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये 8 मेंबर कम से कम आप याद रखिएगा सार्क के कौन कौन सदस्य हैं। तथा 8 दिसंबर 1985 को जो है सार्क की स्थापना की गई थी तथा इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नेपाल के काठमांडू में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के द्वारा पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति जो है अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, आपसे पूछा गया है। यानी कि सिंपल सी बात इसमें पूछी गई है कि जो भारत है वह पहले जो है नाभिकीय हथियारों का यूज नहीं करेगा। तो यह जो नीति थी जब भारत ने अपनाई थी तो इस समय हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म दिवस होता है भारत में 25 दिसंबर, यह हम मनाते हैं सुशासन दिवस के रूप में, यानी कि गुड गवर्नेंस डे के रूप में इनका जन्म दिवस भारत में मनाया जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो वायु संरक्षण और प्रदूषण अधिनियम यह किस वर्ष बना था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह जो अधिनियम था वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, यह बना था आपका 1981 में। यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1981 में आपका वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम बना था। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो आपका क्षेत्रीय परिषद होता है इसका सदस्य कौन होता है? तो होम मिनिस्टर यानी कि भारत के गृह मंत्री जो होते हैं ये क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत के गृह मंत्री। संपत्ति का अधिकार जो है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में आता है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में यह एक कानूनी अधिकार है, लीगल राइट्स है। यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही है। 1978 से पहले यह जो था यह एक प्रकार का फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन आपका जो एक अमेंडमेंट किया गया था 44 यानी कि जो हमारा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1978, इसी के तहत जो है संपत्ति का जो अधिकार था इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम को आप याद रखिएगा, इसी के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। प्रथम अध्यक्ष इसके थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जो थे ये प्रथम अध्यक्ष थे किसके? तो भारत के मानवाधिकार आयोग के। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे मानवाधिकार आयोग से जुड़े कुछ फैक्ट मैंने अपलोड किए हुए हैं जिनको आप एक बार देख लीजिए। और इसका जो
अधिनियम है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसकी स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 1993 को, इम्पॉर्टेंट है। तथा इसके प्रथम अध्यक्ष आपके थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जो है वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं भारत के। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है, पहला कौन था और वर्तमान में कौन है, ये दोनों आपको याद रखना है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और उनके सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पूर्ण हो जाए इनका कार्यकाल होता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखना है, 3 वर्ष या 70 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। इन दोनों में से जो पहले पूरा हो जाएगा वही माना जाएगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, लोक लेखा समिति जो आपकी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसको हम कहते हैं, इसमें लोकसभा से निर्वाचित सदस्यों की संख्या पूछी गई है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है और इसमें टोटल आपके 22 सदस्य होते हैं। इन 22 सदस्यों में से 15 सदस्य आपके लोकसभा से हो जाएंगे और इसमें से बाकी जो बच गए आपके 7 सदस्य आपके राज्यसभा से होते हैं। यहाँ पे लोकसभा की बात की गई तो 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। लेकिन इसमें लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, फैक्ट भी आपको याद रखना है, जिनमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। तथा लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा जो होता है विपक्षी दल का होता है, इसे भी आप याद देखिएगा, यानी कि अपोजिशन पार्टी का हमेशा इसका लीडर होता है लोक लेखा समिति का। तो फैक्ट भी आपको याद रखना है, यानी कि विपक्षी दल का कोई भी नेता इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है लोक लेखा समिति का। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने है, कांग्रेस के द्वारा जो है भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष में की गई थी, यानी कि किस अधिवेशन में की गई थी। तो यह अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तथा इसी लाहौर अधिवेशन में ही कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929, इसकी अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आपको उस पदार्थ को बताना है जिसमें बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है। वह कौन सा पदार्थ है जिसमें बड़ी मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और वह कम प्रतिरोध दर्शाता है। तो इस प्रकार का पदार्थ आपका होता है चालक, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चालक जो होता है इसमें बहुत अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से स्वदेशी वह हिंदी का समर्थन करने वाला प्रथम संगठन कौन था, आपसे पूछा, यानी कि प्रथम बार स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला प्रथम संगठन आपसे पूछा गया कौन सा था। तो स्वदेशी और हिंदी का समर्थन करने वाला पहला संगठन था आपका आर्य समाज, यानी कि ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आर्य समाज था यह स्वदेशी और हिंदी का समर्थन करने वाला पहला संगठन था, जिसके बारे में आपको याद रखना है। आर्य समाज की जो स्थापना थी किसके द्वारा की गई थी, तो यह 1875 में इसकी स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कहाँ पर, तो बम्बई में। बम्बई में जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तथा जो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती थे जिनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, इनको जो है मार्टिन लूथर किंग, यानी कि भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है, जिसके बारे में आपको याद रखना है। तथा जो आर्य समाज था, आर्य समाज के द्वारा भारत भारतीयों के लिए नारा भी दिया गया था, यानी कि भारत भारतीयों के लिए यह नारा जो था यह दिया गया था आर्य समाज के द्वारा ही। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। वहीं अगर हम प्रार्थना समाज की बात करें तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी, तो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी 1867 में। तो इसकी स्थापना की गई थी आपके केशव चंद्र सेन, MG रनाडे और आत्माराम पांडुरंग, इन तीनों ने मिलकर जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में। और सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी, तो आपका जो सत्यशोधक समाज था इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी, इसका जवाब जो है क्या हो जाएगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि जो सत्यशोधक समाज की स्थापना थी किसके द्वारा की गई थी और किस वर्ष में की गई थी, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। वहीं रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी की गई थी 1897 ईस्वी में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है किसके द्वारा की गई थी, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो आपको ऑप्शन सी वाला सत्यशोधक समाज के संस्थापक और इसके स्थापना का वर्ष बताना है। सुलह कुल का जो सिद्धांत था निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था,
तो सुलह कुल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका अकबर के द्वारा जो है सुलह कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन है कि टोटल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण नहीं है? तो इसमें से पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? जल में परख नली का चमकना, यह एग्जाम्पल है। कांच में पड़ी दरार का चमकना, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। हीरे का चमकना, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। परंतु आकाश में तारों का टिमटिमाना यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नहीं बल्कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होते हैं आपके तारे चमकते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आपका अयस्क नहीं है, किसका? तो एल्युमिनियम का आपको बताना है। तो इसमें से एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा नहीं है? तो इसमें से आपका जो किसे राइट है, यह एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो तीनों आपके दिए गए हैं, बॉक्साइट, क्रायोलाइट और काओलिन, ये तीनों आपके एल्युमिनियम के अयस्क माने जाते हैं, लेकिन आपका जो किसे राइट है यह एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो गहरे समुद्र में गोताखोरों के द्वारा सांस लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम दोनों का, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑक्सीजन और हीलियम दोनों का। निम्नलिखित में से कौन रात्रिचर है? आपको बताना है इसमें से कि कौन रात्रिचर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से रात्रिचर कौन सा है? तो इसमें से मच्छर जो होता है वो रात्रिचर का एग्जाम्पल है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मच्छर। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से ओजोन संरक्षण नियंत्रण से संबंधित इसमें से कौन सा है? आपको बताना है। तो इसमें से ओजोन संरक्षण के नियंत्रण से संबंधित कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से वियना कन्वेंशन हो जाएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा, यह भी आपका ओजोन संरक्षण से ही है। और इसके बाद आपका हो जाएगा कौन सा? इसके बाद आपका हो जाएगा किगाली समझौता, यानी कि जो तीनों हैं आपके ये ओजोन संरक्षण से ही संबंधित है। किगाली समझौता हो गया, इसके बाद वियना सम्मेलन हो गया, और इसके बाद आपका हो गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तीनों का संबंध आपका है ओजोन संरक्षण से। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसे हम छाता विधान यानी कि अम्ब्रेला लॉ के नाम से भी जानते हैं? तो इसमें से छाता विधान हम किसे कहते हैं? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसमें से आपका जो छाता विधान है वो कहा जाता है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। आपका जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, इसको हम छाता विधान के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से हमारी जो प्रस्तावना है संविधान का, जो हमारा प्रियम्बल है संविधान की हमारी जो प्रस्तावना है, उसमें किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है सही जवाब। तो हमारी जो प्रस्तावना है इसमें आपको पता होगा, अगर आपने प्रस्तावना को ध्यान से पढ़ा होगा, तो हमारी प्रस्तावना में टोटल 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र किया गया है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी हैं? पहला आपका हो गया विचार की स्वतंत्रता, विचार हो गया। उसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपकी हो जाएगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके बाद आपका हो जाएगा विश्वास की स्वतंत्रता, विश्वास की। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? विश्वास के बाद धर्म की स्वतंत्रता आपकी हो जाएगी, धर्म की। और धर्म के बाद आपका क्या हो जाएगा? उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र है हमारे प्रस्तावना में, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो दिए गए ऑप्शंस में से इसमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो इसमें से आपका विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र है, धर्म और उपासना का जिक्र है, विश्वास की स्वतंत्रता का जिक्र है, लेकिन आपका प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता का जिक्र जो है हमारी प्रस्तावना में नहीं है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ पे प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता की जगह अगर समता होता तो समता, 2 प्रकार की समताओं का जिक्र हमारे प्रस्तावना में है। प्रतिष्ठा और अवसर की यहाँ पे समता का जिक्र करता है हमारा प्रस्तावना, न कि स्वतंत्रता का। तो ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे सही नहीं था, इसको आप याद कर लीजिएगा। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्यों में सम्मिलित नहीं था? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, आपको पता होना चाहिए। पैथिक लॉरेंस हो जाएगा,
और सर स्टोफोर्ड क्रिप्स हो जाएगा और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे आपके कैबिनेट मिशन के। तो लिन लिथगो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो कैबिनेट मिशन था यह 24 मार्च, कब 24 मार्च 1946 को, कब 24 मार्च 1946 को जो है भारत आया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके बाद आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके सामने, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि ब्रिक्स बैंक में शामिल नवीनतम सदस्य कौन सा है। तो ब्रिक्स बैंक में शामिल, ब्रिक्स बैंक जो है ब्रिक्स देशों का समूह है, यानी कि जो ब्रिक्स कंट्री जो हैं उनके बैंकों को हम ब्रिक्स बैंक यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। तो इसमें शामिल सबसे नवीनतम सदस्य आपका हो जाएगा मिस्र। इसमें मिस्र जो है एकदम लेटेस्ट में शामिल हुआ था, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मिस्र। यहाँ पे आप देख रहे हैं और ब्रिक्स बैंक जिसको हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना की गई थी जुलाई 1914 में और यह फोर्स में आया था जुलाई 2015 में। तो फैक्ट आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा शंघाई शहर में और इसके सदस्य वर्तमान हो जाएंगे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, इजिप्ट और यूनाइटेड अरब अमीरात और यूरुग्वे। ये आपके नीचे के जो 4 सदस्य एकदम लेटेस्ट में शामिल किए गए हैं, बांग्लादेश, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब और उरुग्वे, इनके बारे में आपको याद रखना है। तथा इन चारों में से सबसे लेटेस्ट का मेंबर आपका हो जाएगा मिस्र। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, मिस्र इसमें एकदम लेटेस्ट में सम्मिलित किया गया। तथा इसके प्रेसिडेंट है मार्कस प्राडो ट्राइजो, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेट था, सेट नंबर 14 और जीके जीएस और करंट अफेयर्स का, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।